Hello everybody, today we will see the chapter number 12, Adulthood and Aging. What is it like to grow old? क्या होता है या किस तरीके से होता है जब हम ग्रो करते हैं ओल्ड एज में? What changes occur as people grow older? क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में, बॉडी में, मेंटल प्रोसेसेस में जब कोई इंसान बुज़ुर्ग हो रहा होता है या ओल्डर हो रहा होता है? वॉट डज़ इट मीन टू से दैट समवन इज़ ओल्ड? जब हम बोलते हैं कि हाँ ये बुज़ुर्ग है तो उसका मीनिंग क्या होता है? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच कम टू आवर माइंड व्हेन वी सी और मीट एन एज पर्सन. ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आते हैं जब हम किसी बुज़ुर्ग इंसान से मिलते हैं. We find that our parents do not behave as we do. हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं हमारे पेरेंट्स उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. The kind of image which normally come to our mind when we hear the word adult and aging are responsibility, stability, forgetfulness and sometimes poor health. द काइंड ऑफ इमेज, एक इमेज बनती है हमारे दिमाग के अंदर जब हम एडल्ट या एजिंग की बात करते हैं. तो जो इमेज है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस कि वो इंसान कुछ भूल रहा है, स्टेबिलिटी है लाइफ के अंदर, एंड सम टाइम पुअर हेल्थ. और दूसरी चीज़ जो है वो है पुअर हेल्थ. कहीं ना कहीं एज होते ही इंसान की जो हेल्थ है वो गिरने लगती है या पुअर होने लगती है. वी व्यू द ओल्डर ईयर्स एज ए स्टेज इन लाइफ एंड पीपल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हम व्यू करते हैं ओल्ड एज को ऐसे जैसे कि लोग डिपेंडेंट होने लगते हैं दूसरों पे. आर दी स्टीरियोटाइप आर मिथ. जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी, जो भी क्वेश्चंस अभी हमने पढ़ा, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, क्या ये स्टीरियोटाइप्स हैं मतलब कहीं सुनी बातें हैं जो दूसरों के द्वारा बोली गई हैं, या मिथ है एक तरीके का? When we look into our society today, we notice that the segment of older population is growing. जैसे ही हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं, सोसाइटी पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि ओल्डर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2021 a major portion of the world's population will be in the category of the old age. ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि ईयर 2021 तक, जो कि जा चुका है, तो मेजर पॉपुलेशन जो होगी वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, वो क्या हो चुकी होगी? ओल्ड कैटेगरी में आ जाएगी. मेजर पॉपुलेशन का मतलब है अधिकतर पॉपुलेशन. बिकमिंग एडल्ट एंड ग्रोइंग ओल्ड इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो एडल्ट होना और ओल्ड होना ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है. जिस तरीके की हमारी बायोलॉजी होती है, हमारा डेवलपमेंट हर स्टेज में हो रहा होता है और उसी स्टेज का हिस्सा है ओल्ड होना, एडल्ट होना. इससे पहले हमने अडोलेसेंट के बारे में पढ़ा था. अडोलेसेंट एज के बाद जो एक टीनेजर होता है वो एडल्ट होता है. एडल्ट होने के बाद फिर वो ओल्ड एज में ग्रो करता है. तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है. बट मैनी अदर डेवलपमेंट ऑल्सो टेक प्लेस अलॉन्ग विथ इट. इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट भी होते हैं. यू विल स्टडी अबाउट दीज चेंजेस इन दिस लेसन. इस लेसन में आप यही स्टडी करने वाले हो. दिस लेसन विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एज पीपल. ये लेसन आपको ये बताएगा कि वैल्यू क्या है एज लोगों की सोसाइटी के अंदर, एंड रिलेटिंग टू देम इन अ बेटर वे, ताकि आप उनको रिलेट कर सको सोसाइटी में कि उनका वैल्यू किस तरीके से की जानी चाहिए और क्या वैल्यू है एक ओल्ड पर्सन की, एक एडल्ट की समाज के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर. सो ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड ऑफ एडल्टहुड एंड एजिंग. एजिंग और एडल्टहुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. डिस्क्राइब द की डेवलपमेंट चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड. की डेवलपमेंट क्या होता है एडल्टहुड में और चेंजेस क्या होते हैं.
डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, एजिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, कोपिंग विथ इट, कैसे इससे कोप करना चाहिए, एंड अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ एजिंग एंड एज पीपल, क्या कंसर्न रखना चाहिए हमें एजिंग लोगों के लिए और जो एज हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं द एडल्टहुड स्टेज। वी आर ऑफन टोल्ड बाय आवर एडल्ट्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर एज, हमें हमेशा हमारे एडल्ट्स के द्वारा बोला गया है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करो। हैव यू एवर वंडर व्हाट इट्स मीन, क्या आपने कभी सोचा इसका मीनिंग क्या है। देयर सीम्स टू बी अ सर्टेन नॉमिनेटिव एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टेन एज शुड एक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉमिनेटिव चीज़ें होती हैं, नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के अंदर जो पहले से चला आ रहा है नॉर्म, कि एक सर्टेन एज में किसी भी इंसान को ऐसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि मान लो एक बच्चा है जो टीनेज में आ रहा है और वो बच्चे की तरह एक्ट करे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक एडल्ट है वो टीनेजर की तरह एक्ट करे तो दैट वुड नॉट लुक गुड। तो एक नॉर्म सेट है सोसाइटी के अंदर कि एज के अकॉर्डिंग हर किसी को एक्ट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक टू बी वेरी सीरियस इन एवरी एज, नो, इट्स लाइक हाउ यू आर शोइंग योर मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू योर एज। The period of adulthood is marked by society's expectation or performing one's duty as an adult. जो पीरियड होता है एडल्टहुड का वो मार्क किया जाता है सोसाइटी के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं और कुछ ड्यूटी होती हैं एडल्ट की जो ही हैव टू परफॉर्म। सम स्पेशल रोल्स एंड रिलेशनशिप लाइक फैमिली एंड करियर आर मेजर माइलस्टोन्स ऑफ एडल्टहुड। तो एडल्टहुड के माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि एडल्ट नीड टू ब्राइटन अप दियर करियर और उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं। द स्प्राउट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस stabilized by adulthood and the individuals looks forward to more concert role in the society। जो ग्रोथ होती है किस टाइम में, अडोलेसेंट एज में, उसको सिंबलाइज करा जाता है अडोलेसेंट एज में स्टेबलाइज बाय एडल्टहुड। एडल्टहुड में वो स्टेबलाइज हो जाती है और मतलब हमने अडोलेसेंट में पढ़ा था कि जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनकी रैपिड ग्रोथ होती रहती है। तो जैसे ही एडल्टहुड में वो पहुंचते हैं वो जो ग्रोथ होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, वो रुक जाती है कि इस एज के बाद में, जैसे सर्टेनली 18 ईयर के एज के बाद में बोला जाता है हाइट बढ़ना रुक जाता है, प्यूबर्टी हेयर्स ग्रो होना रुक जाता है, वो अब कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, आप हटाते हैं वो ग्रो होते जाते हैं और रोल चेंज हो जाता है सोसाइटी के अंदर। आवर कैपेबिलिटीज़ एंड बिहेवियर कंटिन्यू टू चेंज एज वी ग्रो ओल्डर, not only because of the biological growth but also because of our knowledge and the way we interact with environment। जो जब कोई बंदा एडल्ट होता है तो उसका जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, ना सिर्फ बायोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से चेंजेस आते हैं बट क्योंकि वो सोसाइटी में रहकर नॉलेज गेन करता है, पढ़ाई करता है, और जैसे जैसे वो पढ़ाई करता है और जिस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मेंटली चेंजेस भी आते हैं और फिज़िकली चेंजेस भी आते हैं। एजिंग जल्दी क्यों बढ़ती है, जितना स्ट्रेस लोगे आप एडल्टहुड में उतनी एजिंग जल्दी बढ़ती जाएगी। इन द इंडियन ट्रेडिशन द पीरियड ऑफ एडल्टहुड रेफर टू गृहस्थ आश्रम। इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो पीरियड होता है एडल्टहुड का उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में एन इंडिविजुअल एंटर्स द सोशल लाइफ, कोई भी इंडिविजुअल एंटर करता है सोशल लाइफ में। देखो जब तक वो बच्चा रहता है उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, जब वो टीनेज होता है नो सोशल लाइफ, बट जैसे ही वो एडल्टहुड में एंटर करेगा वो सोशल लाइफ में भी एंटर करता है, वो बाहर जाता है, जॉब ढूंढता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोगों से मिलता है, एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली।
मैरिज करेगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फैमिली होगी, फैमिली, मैरिज एंड एंटरिंग इनटू वंस करियर, और करियर में एंटर करता है। क्योंकि भाई अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो दे हैव टू डिसाइड अ करियर। द स्टेज ऑफ एडल्टहुड हैज़ द फॉलोइंग सब पीरियड। एडल्टहुड में सब पीरियड्स होते हैं। जैसे यंग एडल्टहुड होता है 20 साल से 30 साल तक, 20s to 30s चलता है। मिडिल एडल्टहुड चलता है आपका 40s to 50s। लेटर एडल्टहुड चलेगा आपका 60s एंड अबव। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज सब पीरियड्स। इन सारे सब पीरियड्स के बारे में अब हम समझेंगे और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यंग एडल्टहुड, ड्यूरिंग दिस पीरियड वन सीज हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट। क्योंकि जब वो बड़ा हो गया है तो वो अपने आप को देखता है कि हाँ अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ। द इंडिविजुअल बिकम फाइनेंशियली लेस डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। क्योंकि यहाँ तक इस स्टेज तक आते हैं, यानी 20 से 30s तक आते ही वो इंडिपेंडेंट बन जाता है फाइनेंशियली। अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ टू चूज़ ऑफ अ करियर। जो मेजर टास्क होता है वो ये होता है कि करियर कैसे चूज़ करना है। यंग मैन एंड वुमेन टेंड टू सेटल डाउन इन अ करियर ऑफ दियर चॉइसेस। जो यंग वुमेन और मैन होते हैं वो अपनी चॉइसेस के अनुसार अपना करियर चूज़ करते हैं। इन एडिंग अ यंग एडल्ट ट्राइज टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट द फैमिली। क्योंकि वो यंग होता है तो इसी एज में वो अपनी फैमिली स्टार्ट करता है। दे ऑल्सो कंसर्न अबाउट वेरियस सोशल इशूज़। अब जो समाज के अंदर जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ भी इशू हो रहा होता है, दैट कैन बी द सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, दैट कैन बी द करप्शन इन द सोसाइटी, तो उसके लिए भी वो कंसर्न दिखाता है। एंड फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप विथ वन प्रोफेशनल पीयर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। वो अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में घुलता मिलता है, रिलेशनशिप निभाता है। और प्रोफेशनल पीयर्स, जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पे उसके प्रोफेशनल पीयर्स बनते हैं। अब वो पीयर ग्रुप, देखो पीयर ग्रुप हर एज में चेंज होता है। जब वो बच्चा होता है तब देयर इज़ अ डिफरेंट पीयर ग्रुप। जब एडल्ट और अडोलेसेंट एज में होता है देयर इज़ अ डिफरेंट पीयर ग्रुप। जब एडल्ट होता है देन देयर इज़ अ डिफरेंट पीयर ग्रुप। देन दे ग्रो ओल्ड, देयर इज़ अ डिफरेंट पीयर ग्रुप। तो हर एज में पीयर ग्रुप चेंज होता है, कभी कहीं पे सेम भी रहता है, कहीं पे बढ़ता है, घटता है। द ड्यूटीज़ ऑफ अ पर्सन डिमांड टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर टुवर्ड वन सेल्फ एज वेल एज द सोसाइटी। यहाँ पे दो तरीके की ड्यूटीज़ की डिमांड होने लगती है। एक तो ड्यूटी जो उसकी खुद के लिए है कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखता है, कैसे मेंटली मेंटेन रखता है अपने आप को, और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सोसाइटी के लिए होती है। The stage of young adulthood is characterized by new tasks and challenges in life, such as establishing financial and emotional independence and entering into marital relationship. अब जो स्टेज होती है यंग एडल्टहुड, उसमें उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी होती हैं, जहाँ पर उसको लाइफ के चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म करना होता है, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को, इमोशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ पर कैसे बात करनी है, किस इमोशंस को आइडेंटिफाई करके दूसरे से बात करनी है। और मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसको मैरिज करके रिलेशनशिप, फैमिली बनानी होती है। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, यू हैव टू मैरिज एंड बिकम अ फैमिली पर्सन। अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैरिटल discord are two typical crisis conditions during early adulthood. जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, नौकरी ना मिलना, मैरिटल डिसऑर्डर, शादी में परेशानियाँ आना, दो बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं लाइफ के अंदर, दो बड़े कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग एडल्टहुड। बहुत मेन कंसर्न होता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अगर रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज नहीं है तो शादी में इश्यूज़ होना क्रिएट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, दिस पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्स आइसोलेशन। तो एरिक्सन जो थे वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे,
इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, थ्योरी दी है, और आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में थ्योरी दी है। इनका जो पूरा नाम है एरिक एरिक्सन है। सो एरिक एरिक्सन ने कहा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट, हाँ, अकॉर्डिंग टू द एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम एरिक एरिक्सन है, दिस पीरियड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी, वेरियस आइसोलेशन। तो ये जो पीरियड होता है एडल्टहुड, ये आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफकोर्स एडोलेसेंस में भी होती हैं, बट इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो क्राइसिस वो फेस करता है दैट इज़ इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब सोशली वो कैसे अवेयर है, रिलेशनशिप कैसे बना रहा है, और आइसोलेशन बढ़ जाता है, अकेलापन बढ़ जाता है। द यंग एडल्ट्स मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू फॉर्म डीप इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स। यहाँ पे एक एडल्ट को डेवलप करनी चाहिए ऐसी एबिलिटी, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सके दूसरों के साथ, पर्टिकुलरली अपनी मैरिज के अंदर, क्योंकि मैरिज में अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो उस एडल्ट का माइंड भी सही नहीं रहता, वो आइसोलेटेड फील करता है। अदरवाइज दे कैन बिकम सोशली एंड इमोशनली आइसोलेटेड। अगर उसने अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं किया तो सोशली यानी समाज में भी और इमोशनली भी आइसोलेट हो जाता है, वो अकेलापन महसूस करता है। मोस्ट यंग एडल्ट डेवलप अ ड्रीम ऑफ फ्यूचर अकम्पलिशमेंट। जितने भी एडल्ट होते हैं वो एक ड्रीम क्रिएट करते हैं अपने लिए कि फ्यूचर में वो ये चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, और अ विज़न, और एक विज़न बनाते हैं, एक सपना बनाते हैं ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एज अ लाइफ गोल, कि वो अपनी लाइफ में किस तरीके के गोल्स को अचीव करेंगे। सच ड्रीम मोटिवेट यंग एडल्ट्स टुवर्ड गोल्स डायरेक्ट इफेक्ट। तो ये जो गोल्स हैं ये एडल्ट्स को क्या करते हैं, अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑक्यूपेशनल एंड मटीरियल चॉइसेस एंड गेनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर सम मेजर टास्क फॉर अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड के जो मेजर टास्क होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छा करियर, ऑक्यूपेशनल चॉइसेस, एक अच्छा करियर होना, मैरिज में अच्छी चॉइसेस होना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, और समाज में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तीन मेजर चीज़ें होती हैं। वो तीन मेजर चीज़ें ये हैं कि मैरिज अच्छी हो, फाइनेंस अच्छा हो, और जॉब अच्छी हो, या जो भी बिज़नेस वो कर रहे हैं, ना जॉब नहीं तो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अच्छा हो। Very often during the early 30s, individuals make a reappraisal of their choices and seek to make specific changes in their career choices and social relations. These experiences are described as age 30 transition. तो वेरी ऑफन, अधिकतर ये देखा गया है ड्यूरिंग जो अर्ली 30s होता है, यानी 30s तक पहुंचने से पहले पहले जो इंडिविजुअल होता है मेक अ रीअप्रेजल। वो देखता है अपनी लाइफ को कि 20 साल से लेके अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं, जो चॉइसेस मैंने ली हैं अपनी लाइफ के अंदर, या करियर चॉइसेस ली है, या कुछ ऐसा लिया है, सीक टू मेक अ स्पेसिफिक चेंजेस। वो अपनी लाइफ में स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं, करियर चॉइसेस में चेंजेस करते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है डिस्क्राइब करते हैं एज 30 ट्रांजिशन को, मतलब एज 30 में होने वाले जो चेंजेस हैं लाइफ के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडल्ट। यंग एडल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? चॉइस ऑफ अ करियर, कि करियर में क्या चॉइसेस होंगी। स्टार्टिंग अ फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ स्टार्ट करना। फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप पीयर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट करना। कंसर्न अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं उसके लिए कंसर्न होना। मीट टू एडल्ट्स। अब एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी 10th में हैं तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एडल्टहुड, किसी तो एडल्ट के साथ मिलो, वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। आस्क देम टू डिस्क्राइब दियर रोल्स। उनसे पूछो कि उनके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको रिकॉर्ड करो।
और रिकॉर्ड करने के बाद कंपेयर करो एंड डिस्कस विथ योर पीयर एंड ट्यूटर, और अपने पीयर और ट्यूटर के साथ डिस्कस करो इस बारे में। नाउ कम टू द एडल्टहुड और मिडिल एज। फ्रॉम द पीरियड ऑफ 20s एंड 30s, जो पीरियड है 20 और 30s का, अब उससे आगे बढ़ते हैं। द इंडिविजुअल अराइव अ मिडिल एज। इंडिविजुअल कहाँ अराइव करेगा? मिडिल एज में अराइव करेगा इन द 40s एंड 50s। तो ये जो मिडिल एज है वो 40s और 50s में होती है। मिडिल एज इज़ कैरेक्टराइज बाय कॉम्पिटेंस, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। कि मिडिल एज में कहीं ना कहीं जाके मेच्योरिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान, और लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, इमोशनली स्टेबिलिटी भी आ जाती है और दूसरे मामलों में भी स्टेबिलिटी आ जाती है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वन वांट्स टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ जॉब। और ये टाइम है जहाँ पर कोई भी इंसान अपनी जॉब की सक्सेस को एंजॉय करना चाहता है। अब जॉब सक्सेस का मीनिंग क्या होता है कि फाइनेंशियली आपने अपने आप को कितना सिक्योर किया है, दैट्स सक्सेस ऑफ जॉब। सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द फैमिली, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको फैमिली से, अगर उसने सही लाइफ पार्टनर चूज़ किया है तो। अगर उसने सही लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं किया है तो कोई फैमिली सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वहाँ आइसोलेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड सोशल लाइफ, और फैमिली में वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितनी क्या बोल सकते हैं, मेच्योरिटी क्रिएट करता है वो अपनी फैमिली और रिलेशनशिप के साथ, तो ही वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकता है। एंड सोशल लाइफ, वो सोशली कितना एक्टिव है। पीपल लुक फॉरवर्ड टू द सक्सेस ऑफ दियर चिल्ड्रन। जो 40 से 50 साल के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों की सक्सेस को देखते हैं। आई थिंक उस टाइम पे उनके बच्चे 16-17 साल के हो जाते हैं। अटेंशन ऑलमोस्ट 16 साल के हो ही जाते हैं, और जो कम एज में शादी करते हैं उनके बच्चे अभी बच्चे होते हैं, यानी चाइल्डहुड में होते हैं। अटेंशन गेट्स मोर फोकस ऑन हेल्थ, और इस टाइम पे जो एक 40s और 50s वाला एडल्ट होता है उसकी अटेंशन अपनी हेल्थ की तरफ जाती है। द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ आ जाती है। और एजिंग पेरेंट्स, उनके जो बुज़ुर्ग पेरेंट होते हैं उनकी तरफ जाती है उनकी अटेंशन। द यूज़ ऑफ लाइश्योर टाइम एंड प्लान्स फॉर ओल्ड एज, वो यूज़ करते हैं अपने टाइम को प्लान करना कि आगे का एज कैसे निकलेगा, कैसे चीज़ें होंगी। फॉर वुमेन मोनोपाज ओकर बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 50s। जो वुमेन होती है उसको मोनोपाज, यानी जो पीरियड्स होते हैं, जो एडोलेसेंट में पीरियड्स आते हैं, वो 45 और 50 की एज में रुक जाता है। Menopause is supposed to be accompanied by some distressing physical and psychological symptoms in women। और जो मोनापॉज होता है उससे जो वुमेन होती है उनके अंदर फिज़िकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन शो ग्रेटर कंसर्न टुवार्ड हेल्थ। जो मैन है वो शो करता है अपना कंसर्न अपनी हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, सेक्सुअल पावर के लिए। सो डू द वुमेन ऑल्सो डू द सेम। मिडिल एज इज़ ऑल्सो व्यूड एज अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी। मिडिल एज वो पीरियड है जहाँ पे क्रिएटिविटी का पीरियड बोला जाता है। एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, और एक साइन है जहाँ पर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ फाउंड दैट द बेस्ट वर्क ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पर माना जाता है बेस्ट वर्क साइंटिस्ट का, राइटर्स का, ऑथर्स का, आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेट 40s एंड अर्ली 50s। जो 40s और 50s में शुरू होता है। एरिक एरिक्सन, पहले भी बता चुकी हूँ कि एरिक एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस वाली थ्योरी इनकी है। तो एरिक एरिक्सन कैरेक्टराइज करते हैं मिडिल एडल्टहुड एज अ फेज़ ऑफ क्राइसिस। इस फेज़ में दोबारा क्राइसिस होते हैं, इन्वॉल्विंग जेनरेसिटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। क्या क्राइसिस होते हैं? जेनरेसिटी को लेके और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, चेंजेस होते हैं इसमें भी। अनलेस अ पर्सन मेक्स
पीरियड ऑफ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, या तो इंसान मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करेगा, ही और शी में बिकम प्रो ऑक्यूपाइड विथ सेल्फिश नीड्स एंड डिज़ायर, या वो अपनी सेल्फिश नीड्स और डिज़ायर में ही लगा रहेगा। देखो अर्ली 30s और 40s में या तो वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि सोसाइटी में चेंजेस होने लग जाएं, या अपने सेल्फिश डिज़ायर्स को ही पूरा करता रह जाएगा। सॉरी। द मिडिल एज ट्रांजिशन इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ टर्ब्यूलेंस, मतलब तूफान आता है कई बार इस एज में। पीपल स्टार्ट व्यूइंग देमसेल्फ एज ओल्ड, लोग अपने आप को एक ओल्ड पर्सन की तरह देखना शुरू कर देते हैं, एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, एंड बिकम कंसर्न ऑफ दियर मॉरलिटी, अपनी मॉरलिटी के लिए कंसर्न हो जाते हैं कि भाई हम क्या एक रोल रखते हैं सोसाइटी के अंदर, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारा। विच ऑफन लीड टू इमोशनल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इमोशनल इनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इतने इमोशनली अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस पे काम नहीं किया होता है। दे ऑल्सो इंगेज इन टेकिंग स्टॉक्स ऑफ दियर lives to assess the extent to which they have realized their dream। तो दे ऑल्सो इंगेज, वो अपना टाइम लगाते हैं इन टेकिंग स्टॉक, देखने में, ऑफ दियर लाइफ्स, अपनी लाइफ को, टू एक्सेस द एक्सटेंड विच दे हैव रियलाइज दियर ड्रीम, कि अपने ड्रीम में कहाँ पहुँचे हैं, वो किस जगह पर पहुँचे हैं। सच री असेसमेंट ऑफन लीड टू अ ऑक्यूपेशनल चेंजेस, और इसकी वजह से 40s और 50s में वो अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करते हैं, अपने काम को चेंज करते हैं। एंड चेंज इन मैरिटल रिलेशनशिप, जितने डिवोर्सेस होते हैं दैट बिकॉज ऑफ 30s और 50s, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हमें शादी में से कुछ नहीं मिलता, सच एज डिवोर्स होता है उनका। और दैट कैन हैपन इन द 30s ऑल्सो, 30s में भी होता है। फॉर मोस्ट पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन रेगुलर जॉब्स, जो लोग रेगुलर जॉब्स में होते हैं, द एंड ऑफ मिडल एडल्टहुड ईयर्स इन्वॉल्व द टास्क ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद पॉसिबल रिटायरमेंट, और पॉसिबल रिटायरमेंट्स लेते हैं 50s में ऑलमोस्ट, फ्रॉम वर्क लाइफ एंड द एसोसिएट रीएडजस्टमेंट इन लाइफ, और अपनी लाइफ में रीएडजस्टमेंट करते हैं कि भाई अभी जॉब कितना करेंगे, नाउ वी हैव टू डू द बिजनेस। कुछ लोग होते हैं जो जॉब में लगे रहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल अपनी जॉब को छोड़ते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं और दे डू समथिंग एल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडल एडल्टहुड: कॉम्पिटेंस, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, अटेंशन फोकस ऑन चिल्ड्रन। आई थिंक इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। प्लान्स फॉर ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज के लिए प्लान करेंगे। ऑकरेंस ऑफ मोनोपॉज इन वुमेन, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं वुमेन के। नाउ वी आर कमिंग टू द ओल्ड एज। लेटर एडल्टहुड और द पीरियड ऑफ द ओल्ड एज brings अराउंड द एज ऑफ 60। जो ओल्ड एज होती है वो 60s की एज में आती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज मोस्ट इंडिविजुअल्स लूज़ दियर जॉब्स, अपनी जॉब्स खो देते हैं या रिटायरमेंट ले लेते हैं। दे रिटायर फ्रॉम एक्टिव सर्विस, वो अपनी एक्टिव सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। दे बिगिन टू फियर अबाउट देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, अब यहाँ पे वो डर पैदा हो जाता है क्योंकि डेवलप ही नहीं किया, अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ गिरने लग जाती है। इन आवर सोसाइटी द एल्डरली आर टिपिकली परसीव्ड एज अ नॉट सो एक्टिव, जो एल्डर्स होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं। डिटर्मिनेटिंग इंटेलेक्चुअली, डिटोरिंग इंटेलेक्चुअली, मतलब नॉलेज वाइज जो चीज़ें होती हैं वो भी कम होने लगती हैं, नैरो होने लगती हैं। नैरो माइंडेड एंड अटैचिंग सिग्निफिकेंस टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब मतलब चीज़ें जो होती हैं, जो उन्होंने ड्रीम किया हुआ होता है, जो चीज़ें करी हुई होती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो मतलब जहाँ पर ब्रेन ज़्यादा यूज़ होता है उन एक्टिविटीज़ को वो छोड़ते जाते हैं, थोड़े से नैरो माइंडेड होते जाते हैं और थोड़ा सा उनका झुकाव होने लग जाता है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के लिए।
आपने देखा होगा दादा दादी ज़्यादा चीज़ें करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड। मैनी ऑफ द एल्डरली पीपल लूज दियर स्पाउस, बहुत से लोग अपने स्पाउस को खो देते हैं या तो मरने की वजह से। एंड सफ़र इमोशनल इनसिक्योरिटी, और सफ़र करते हैं इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ से। हाउएवर दिस में नॉट बी ट्रू एवरीबडी, हर किसी के लिए सच नहीं है। बहुत से ओल्ड एज वाले लोग स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। मैनी पीपल एट द एज ऑफ 60 आर अबव मेनली वेरी हेल्थी, बहुत से लोग हेल्दी भी होते हैं अगर उन्होंने एडल्टहुड में अपनी लाइफ को एक्टिव रखा है और हेल्दी रखा है। द लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, अपनी डाइट रेगुलेट करते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। पीपल इन्जॉय अ मीनिंगफुल लाइफ, तो ऐसे लोग ओल्ड एज में अपनी मीनिंगफुल लाइफ को इन्जॉय करते हैं। एजिंग हाउएवर इज़ ऑल्सो है साइकोलॉजिकल फिनोमेनम, एजिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। दिमाग से आप पहले बुढ़े होते हो। These are numerous examples of writer, statesmen, professors and yogis who led a productive and active life during old age. यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, स्टेटमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, योगीज़ हैं, राइटर्स हैं। इनके एग्ज़ाम्पल्स जब हम देखते हैं तो इन्होंने अपनी ओल्ड एज में भी काफ़ी अच्छी लाइफ जी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ओल्ड एज कैन बी मच हैप्पियर, कि जो ओल्ड एज है वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, खुशी से भरी हुई हो सकती है एंड फुल ऑफ टाइम, जिसमें अगर आप अपने आप को फ्री कर लेते हो, रिलेशनशिप अच्छा बनाते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सोशल लाइफ अच्छी है, तो यू कैन बी हैप्पी। और मेंटली और फिज़िकली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, देन द ओल्ड एज कैन बी वेरी पीसफुल। मेंटल एंड फिज़िकल डिक्लाइन डज नॉट नेसेसरी हैव टू ऑकर, तो मेंटली डिक्लाइन और फिज़िकल डिक्लाइन ज़रूरी नहीं है 60s की एज में आने लग जाए। यू कैन सी अमिताभ बच्चन, पर्सन कैन रिमेन वाइगरस एक्टिविटीज़ एंड dignified until their 80s and even 90s। आप देखोगे कि जो लोग एक्टिव रहते हैं वो अपने 90s और 80s में भी एक्टिव दिखेंगे आपको। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये चीज़ें पॉसिबल हैं इफ़ दे टेक एडिक्वेट केयर ऑफ देमसेल्फ राइट फ्रॉम देयर मिडिल एज। अगर वो अपने मिडिल एज से ही अपनी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन फैक्ट द ओल्डर पर्सन हैव वास्ट रिजर्वर ऑफ नॉलेज, बल्कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड विजडम ऑन विच द कम्युनिटी कैन ड्रॉ अपॉन, और उनके पास विजडम होता है कि कैसे एक कम्युनिटी काम करती है, तो उस विजडम का यूज़ आगे वाली जनरेशन को होता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी, अगर हम प्रेजेंट डे सोसाइटी को देखें विद इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, बोथ मैन एंड वुमेन वांट टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, दोनों फिट होना चाहते हैं। विद एडवांसिंग एज सर्टेन inevitable and universal changes such as chemical changing in the cells or gradual loss of adaptive reservoir capacity take place। इस एज के अंदर क्या होता है, सर्टेनली केमिकल चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर, और बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं बॉडी के अंदर। देयर आर ऑल्सो सर्टेन कॉग्निटिव चेंजेस, दिमाग के अंदर भी जो कॉग्निटिव क्या होता है, सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, लिखने पढ़ने समझने की शक्ति, दैट्स कम द कॉग्निटिव चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं मिडल एज में, मिडल एडल्टहुड में। दीज चेंजेस आर शोज एंड ग्रेजुअल, ये चेंजेस दिखने लग जाते हैं उन लोगों को। नॉर्मली पीपल सी एजिंग एज अ पीरियड ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ डिक्लाइन, लोग देखते हैं कि इस पीरियड के अंदर मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ गिरने लगती है। दीज चेंजेस आर मेनली फिज़िकल एंड कॉग्निटिव इन नेचर, ये जो चेंजेस होते हैं वो फिज़िकल और मेंटल, कॉग्निटिव ऑल्सो इंक्लूड इन द मेंटल थिंग।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। चलो आओ हम समझते हैं इन चेंजेस को। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इट हैज़ बीन फाउंड दैट द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द मोस्ट पर्सन शोज़ अ 0.8 to 1% डिक्लाइन। मतलब अगर कोई भी इंसान है, उसका जो ऑर्गन है उसमें डिक्लाइन होगा फंक्शन में 0.8 और 1% का। फंक्शनल एबिलिटी एजिंग ऑफ आफ्टर एजिंग ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के बाद डिक्लाइन होने लगेगा बॉडी के पार्ट में। पार्ट ऑफ दिस डिक्लाइन इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वो अपनी मेंटल कंडीशंस को सही रखते हैं तो बॉडी ऑर्गन का डिक्लाइन कम होता है। सम आर डिजीज़ रिलेटेड एंड सम कॉज बाय फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस। कुछ तो बीमारी की वजह से हो जाता है, और बीमारियां होती किसकी वजह से हैं? स्ट्रेस की वजह से। और ओवर स्ट्रेस करना, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, जिस तरीके का काम है उनका, कि किस तरीके का उनका बॉडी लग रहा है, मेंटल यूज़ हो रहा है। एंड मैनी अदर एनवायरमेंटल फैक्टर, और इसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं कि किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो। द मेजर फिजिकल चेंजेस एसोसिएट विद एजिंग आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस एंड चेंजेस इन द सेंसरी कैपेसिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो जो चेंजेस होते हैं इनकी लाइफ में वो क्या होते हैं? चेंजेस होने लगते हैं एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर चेंजेस दिखेंगे। इंटरनल, ऑर्गन्स में चेंजेस होने लग जाता है। सेंसरी, आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, सेंस ऑर्गन्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, और मेंटल एबिलिटीज़ कमज़ोर होने लग जाती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द चेंजेस। आओ इन चेंजेस को समझते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस, दिस रेफर टू द सिम्टम ऑफ ग्रोइंग ओल्ड दैट कैन बी सीन इन एन एडल्ट। जो किसी भी एडल्ट में एक्सटर्नल चेंजेस दिखाई देते हैं। With many individual the symptoms of aging can be seen as a बाल वाइट होने लगते हैं, स्किन एज करने लग जाती है, शिफ्ट इन पॉस्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बैठने उठने में डिफ़िकल्टी होती है, फेस पे रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो ऐसे में हेल्दी लाइफ कैसे जीनी चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल को देखना चाहिए, स्मोक अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कोई ड्रग नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी और फेथ को डेवलप करना चाहिए। अब इंटरनल चेंजेस के बारे में देखते हैं। दीज चेंजेस रेफर टू द सिम्टम ऑफ ग्रोइंग ओल्ड दैट आर नॉट विजिबल। ये चेंजेस दिखते नहीं हैं क्योंकि ये इंटरनल होते हैं। दीज इंक्लूड चेंजेस इन द सांस लेने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में चेंजेस होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आप सर्च करते हो क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड होता है। हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का काम होता है मैसेज पहुंचाना। एज़ यूजुअली आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो अगर सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ते हैं तो उनको सांस चढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लग जाता है, खाना इतना पचता नहीं है, दे फार्ट अ लॉट। वाई दे फार्ट? बिकॉज खाना नहीं पच रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। गट हेल्थ उनकी इम्पैक्ट कर जाती है। हार्ट जो पंप का काम करता है ऑल द टाइम, वो उसमें इश्यूज होने लग जाते हैं। नर्व सिस्टम जो मैसेज देता है उनको बॉडी में, दैट्स क्रिएट इश्यूज। सम ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द एडल्टहुड। महात्मा गांधी लेड इंडिया स्ट्रगल। जो महात्मा गांधी थे, एज ऑफ 77 फ्रीडम के लिए लड़े थे। बाबा आमटे, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा, इन्होंने अपनी ओल्ड एज तक ऐसे स्ट्रगल किए हैं सोसाइटी के लिए, एंड दैट दे क्रिएट द एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे रखा होगा, फिजिकल हेल्थ को कैसे? जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा। उन्होंने अपनी लाइफ को खुद के लिए कभी नहीं जिया, उन्होंने अपनी लाइफ को लिटरली शी डोनेट हर लाइफ फॉर अदर पीपल। she keep herself physically fit, emotionally fit, and she just fight for the poverty. Changes in sensory capacity में changes होने लगते हैं। With the advancing age there is a gradual slow down in the sensory ability,
सेंसरी एबिलिटी जो होती है एक एडल्ट की, वो स्लो डाउन होने लगती है लाइक 50s के बाद. एज यू नो, वी कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड थ्रू आर सेंसेस. हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आउटर वर्ल्ड से, अपनी सेंसेस से. लूजिंग इन एनी ऑफ दीज सेंसेस, अगर हम इन सेंसेस को लूज़ कर देते हैं, प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमको सोशल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी दिक्कतें होने लगती हैं. साइकोलॉजिकल, दिमाग काम नहीं करेगा भाई, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. मान लो किसी की सुनने की शक्ति में इशू होने लग जाए, तो सोशली भी कनेक्ट फील नहीं करेगा, वो आइसोलेटेड हो जाएगा वो इंसान. तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. कॉग्निटिव चेंजेस. कॉग्निशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड, स्टोर एंड यूज़. कॉग्निशन क्या बताता है? एक प्रोसेस बताता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है जो एक्वायर्ड, जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं. ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड एजिंग, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशंस लाइक मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस गेट एडवर्सली अफेक्टेड. जो किसी भी इंसान की स्पीड होती है लर्न करने की, अटेंशन देने की, वो कम हो जाती है. द एज पीपल ऑफन रिपोर्ट फटीकनेस. जो एज पीपल होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं. डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू टेक्निक्स, नई चीज़ें उनको लर्न नहीं होती हैं. स्किल्स, नई स्किल्स लर्न नहीं कर पाते हैं. दियर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू एनवायरमेंटल स्टिमुली डिक्रीजेस. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, एनवायरमेंटल जो इवेंट्स होते हैं उससे कनेक्ट करना, वो डिक्रीज़ हो जाता है. अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी हो जाती है. डायमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ ओल्ड एज में देखी जाती हैं अगर जो अपनी मेंटल कंडीशन का ध्यान नहीं रखते हैं. इन जनरल पीपल बिकम मोर वनरेबल ड्यूरिंग ओल्ड एज. बहुत ही वनरेबल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है. तो इट्स बिकॉज ऑफ लूज ऑफ मेंटल एबिलिटीज़. कोपिंग विद द प्रॉब्लम ड्यूरिंग ओल्ड एज. अब कोप कैसे करना होता है और इन प्रॉब्लम से ओल्ड एज में. यू मस्ट बी वंडरिंग वेदर द प्रोसेस ऑफ एजिंग कैन बी स्टॉप्ड और कैन एनी वन रिमेन यंग थ्रू आउट. क्या आप सोच रहे हो कि कोई भी जो इंसान है वो क्या हमेशा यंग रहेगा? वी हैव नोटेड दैट एजिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे हमने पढ़ा है कि जिसने भी डेवलपमेंट के सिद्धांत दिए हैं, तो एजिंग एक प्रोसेस है. आप अगर अभी बच्चे हो या आप अभी टीनेज हो, फिर आप एडल्ट बनोगे, फिर ओल्ड बनोगे. बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यू कांट स्टॉप इट. दिस प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड बाय मैनी अदर थिंग्स. ये जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है बहुत चीज़ों से, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, हैबिट्स, अनडिसिप्लिन लाइफ, इल हेल्थ, वर्क हैबिट्स एक्सेट्रा. तो ये इफ़ेक्ट होगा टेंशन, जो किस तरीके का टेंशन लेते हो, किस तरीके का स्ट्रेस लेते हो, कैसी आपकी हैबिट्स हैं. लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ मीन्स गिविंग द बॉडी इनफ टाइम टू रेस्ट. तो अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो रेस्ट करने का, अपने ऑर्गन्स को टाइम दे रहे हो रेस्ट करने का. प्रॉपर वर्क हैबिट्स हैं आपकी, लेस टेंशन ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जी रहे हो. इट सीन्स दैट एजिंग कैन बी डिलेड. तो उससे जो एजिंग है वो डिले हो जाती है, बट नो वन कैन एस्केप. लेकिन उससे आप भाग नहीं सकते हो. डिले ज़रूर हो जाएगी एजिंग, लेकिन भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. एक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है और दूसरा प्रोसेस है कि यू विल डाई, मरना है आपको. कोई भी अजर अमर नहीं है यहाँ पे. तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा ही. डिफरेंट पीपल अडेप्ट डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज़. अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को अडेप्ट करते हैं, मीट देयर लाइफ चैलेंजेस, ताकि वो उन लाइफ चैलेंजेस से मीट कर सकें. सम ऑफ द अफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ आर फॉलोइंग. ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, दैट वन में अडेप्ट द प्रेशर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड एज. वो अडेप्ट कर ले जो भी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है, और वो समझे उन प्रॉब्लम्स को. जैसे अभी आप इसको रीड कर रहे हो, आप इस चैप्टर को समझ रहे हो, तो अगर ये प्रॉब्लम्स ऑकर होंगी तो यू नो हाउ टू डील विथ इट. रिकॉग्नाइज दैट वन हैज़ टू एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ कोपिंग इन लाइफ इवेंट.
कि ये पता होना कि आप कैसे कोप कर सकते हो जो भी नए चैलेंजेस आएंगे। ग्रेटर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन का ग्रेट यूज़ करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना रेदर देन विड्रॉइंग और आइसोलेशन। आइसोलेशन और विड्रॉ से अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स लगाना। इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडल्टहुड में से लेकर ओल्ड एज तक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रखो, सेल्फ रेजिलियंस रखो। डेवलपिंग हेल्थ एंड एटीट्यूड्स अबाउट वन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के लिए एटीट्यूड रखो, वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ में बदलो। लर्निंग एंड मीनिंगफुल, मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव कोपिंग स्किल्स, हमेशा लर्न करते रहो मीनिंगफुल इफ़ेक्टिव कोपिंग स्किल्स की सोसाइटी से कैसे कोप करना है। एंड अडेप्टिंग एंड एक्टिव अप्रोच टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए एक्टिव अप्रोच रखो। यूज़ ऑफ द अबव स्टाइल ऑफ कोपिंग कैन बी इफ़ेक्टिव इन मेकिंग हेल्थ एडजस्टमेंट, ये चीज़ें हेल्थ के एडजस्टमेंट में कोप करने में हेल्प करती है। नो लेट मी जस्ट सी कि कितना और बच्चा है आपका। ओके लाइक वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर, इसको भी एंड करते हैं हम। ओके, एजिंग एंड सोशल सपोर्ट। Enlarging social network is, I think we will just end this aging and social support next video because मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ। So I think we will meet in next video जहाँ पे हम एजिंग और सोशल सपोर्ट वाला ये कर लेंगे because I'm feeling quite tired, इतना बोल बोल के आई एम हैविंग अ लिटिल हेडेक ऑल्सो, सो बेटर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। और जितना हमने आज ये सीखा है प्लीज़ इसको एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। जो आपने पढ़ा और आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया सोसाइटी के अंदर, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी आपकी लैब है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, लैब कहाँ पे है? प्रैक्टिकल लैब है आपकी सोसाइटी, समाज, जिसमें आप देख सकते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं। सो टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।